नमस्कार, स्वागत है आप सभी का। आप देख रहे हैं 8 की बात। मैं हूं आपके साथ जया मिश्रा। बुलेटिन की शुरुआत करेंगे बड़ी खबर के साथ और बड़ी जानकारी आपको दे लखनऊ से। मिराज फाइटर प्लेन का टायर चोरी का मामला है और दीप राज और हिमांशु बंसल टायर लेकर पहुंचे बीकेटी एयरफोर्स स्टेशन। दोनों ने एयरपोर्ट अधिकारियों से माफी भी मांगी है और बोले कि ट्रक का टायर समझकर चोरी की गई थी। आरोपियों से पूछताछ में आशियाना पुलिस जुटी हुई है। तो बड़ी जानकारी आपको दे रहे हैं। आरोपियों से पूछताछ में आशियाना पुलिस जुटी हुई है और ट्रक का टायर समझकर चोरी कर ली गई थी। मिराज फाइटर प्लेन का टायर चोरी का ये मामला है। आरोपियों का कहना है कि उन्होंने ट्रक का टायर समझकर इसे चुरा लिया था। दीप राज और हिमांशु बंसल, जो कि ये दो व्यक्ति जिन पर इस पूरे मामले का आरोप है, वो खुद टायर लेकर पहुंचे पुलिस के सामने और उन्होंने कहा कि ट्रक का टायर समझकर उन्होंने चोरी कर लिया था टायर। अब इनसे पूछताछ की जा रही है। आशियाना पुलिस इस पूरे मामले की जांच में जुटी हुई है। और चलिए इस बीच आपको एक और बड़ी जानकारी दें। मथुरा से 6 दिसंबर को लड्डू गोपाल स्थापित करने का मामला है और कृष्ण जन्मभूमि और शाही मस्जिद के विवादित स्थल पर स्थापित करने का मामला बताया जा रहा है। हिंदूवादी संगठनों की घोषणा के बाद प्रशासन ने रूट डाइवर्ट किए और आज से पैरामिलिट्री फोर्स से यहां पर मुस्तैद किया जाएगा। शहर को 2 सुपर जोन, 4 जोन और 8 सेक्टर्स में बांटा गया है। आज से 2100 पुलिसकर्मी किए जाएंगे तैनात और आपको बताएं कि 7 दिसंबर शाम तक विवादित स्थल तक जाने वाले सभी मार्ग बंद करने का फैसला लिया गया है। यूपी विधानसभा चुनाव में बमुश्किल 3 महीने का वक्त बचा है और ऐसे में सभी सियासी पार्टियों ने अपना दमखम दिखाना शुरू कर दिया है। लेकिन किसकी कैसी है तैयारी और कौन किस पर है भारी, ये जानने के लिए आप देखते रहिए एबीपी गंगा पर विजय तिलक, क्योंकि यूपी उत्तराखंड में चुनाव मतलब एबीपी गंगा। और चलिए लखनऊ से आपको एक बड़ी जानकारी दे। स्वतंत्र देव सिंह का विरोधियों पर निशाना। गजनबी और गौरी जैसे रहे हैं पिछली सरकारों के शासन, ये बड़ा बयान उन्होंने दिया। और मौसमी बीमारी की वजह से सीजनल हिंदू बन गए हैं अखिलेश यादव। स्वतंत्र देव सिंह का ये बयान आपको बता रहे हैं। धार्मिक अस्मिता से खिलवाड़ का कोई अवसर नहीं छोड़ा। रामलला और बाबा विश्वनाथ के दरबार में पापों के लिए माफी मांगी अखिलेश यादव। तो जुबानी जंग तेज है। इसी कड़ी में स्वतंत्र देव सिंह ने एक बार फिर से अखिलेश यादव पर हमला किया है। उधर मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के पूर्वांचल दौरे का आज तीसरा दिन है और आज सीएम गोरखपुर पहुंचेंगे और यहां पर एक प्रेस कॉन्फ्रेंस को संबोधित करेंगे। सुबह तकरीबन 9:30 बजे का समय बताया जा रहा है जब सीएम योगी गोरखपुर पहुंचेंगे। इसके अलावा सीएम 7 दिसंबर को प्रधानमंत्री मोदी के कार्यक्रम को लेकर समीक्षा बैठक भी करेंगे। पीएम गोरखपुर में खाद कारखाना, एम्स गोरखपुर, बीआरडी मेडिकल कॉलेज में स्थापित 9 अत्याधुनिक लैब्स का लोकार्पण करेंगे। आपको बताएं कि गोरखपुर से सुबह करीब 11 बजे मुख्यमंत्री वाराणसी और चंदौली के दौरे पर पहुंचेंगे। वाराणसी में मुख्यमंत्री काशी विश्वनाथ धाम के लोकार्पण और पूरे महीने तक चलने वाले कार्यक्रम की तैयारियों की समीक्षा करेंगे। आने वाले दिनों में पीएम के जो भी कार्यक्रम होने हैं उससे लेकर अधिकारियों के साथ चर्चा भी करेंगे वो। इसके अलावा आपको बताएं कि सीएम चंदौली में कई परियोजनाओं का लोकार्पण भी करेंगे। पूर्वांचल दौरे के बाद सीएम योगी लखनऊ लौटेंगे और लखनऊ में होने वाले व्यापारी प्रतिनिधि सम्मेलन में शिरकत करेंगे। शाम 6 बजे हरदोई रोड पर आयोजित कार्यक्रम में सीएम पहुंचने वाले हैं। आपको बताएं कि 2022 चुनाव तक हर वर्ग को साधने की कोशिश हो रही है। और इस वक्त हमारे 2 सहयोगी मौजूद हैं। नीरज गोरखपुर से मौजूद हैं, लखनऊ से अनुभव हमारे साथ जुड़ चुके हैं। नीरज, सबसे पहले आपका रुख करूंगी क्योंकि यहां पर मुख्यमंत्री पहुंचने वाले हैं। क्या कार्यक्रम रहेगा, कितने बजे तक मुख्यमंत्री पहुंचेंगे? देखिए जी, आपको बता दें मीडिया को मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ब्रीफ करेंगे और 7 दिसंबर को बड़ी सौगात प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी उसी फर्टिलाइजर ग्राउंड से देने जा रहे हैं जहां से उन्होंने खाद कारखाना और एम्स का 22 जुलाई 2016 को
शिलान्यास किया था और ये घोषणा की थी कि जल्द से जल्द ये सौगात उनको मिलेगी। और सबसे बड़ी बात यह है कि वो दिन भी आ गया 7 दिसंबर का, जब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी खुद आएंगे और यहाँ पर फर्टिलाइजर के साथ एम्स की सौगात पूर्वांचल वासियों को देंगे। और इसके साथ ही RMRC सेंटर में जो 9 लैब स्थापित किए गए हैं जहाँ पर तमाम तरह के शोध होंगे, उसका भी वो लोकार्पण करेंगे। तो एक ये बड़ा मौका, और प्रधानमंत्री यहाँ पर 12:25 पर पहुँचेंगे और लगभग 2.25 घंटे का उनका गोरखपुर में कार्यक्रम है। और जिस तरह से भीड़ है उसको देखते हुए रूट डाइवर्जन भी किया जाना है। तो जो तमाम जानकारियां होंगी वो मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ मीडिया को देंगे। और इसके साथ ही वो फिर बनारस के और चंदौली के दौरे पर भी उनको निकलना है, फिर लखनऊ भी जाना है। तो जया, यही कार्यक्रम है। और सबसे बड़ी बात यह है कि प्रधानमंत्री के दौरे को लेकर वे अधिकारियों के साथ बैठक भी करेंगे। जी, अनुभव भी लखनऊ से हमारे साथ जुड़े हुए हैं। अनुभव, क्योंकि लगातार हम देख रहे हैं कि मुख्यमंत्री ताबड़तोड़ दौरे कर रहे हैं, समय बहुत कम है चुनाव में, और ऐसे में आज चंदौली, गोरखपुर और वाराणसी का दौरा करने के बाद वो लखनऊ में भी एक कार्यक्रम में शिरकत करेंगे। व्यापारी सम्मेलन है यहाँ पर, इसके बारे में विस्तार से जानकारी दीजिएगा। क्या मकसद है सरकार का, कितने बजे वहां पर ये कार्यक्रम होना है? देखिए, 3:30-4 बजे के आसपास मुख्यमंत्री वापस आएंगे लखनऊ, और सबसे पहले कार्यक्रम रखा गया 5KD जो मुख्यमंत्री का सरकारी आवास है। वहाँ पर स्वास्थ्य विभाग की तमाम सारी जो योजनाएं हैं उसका लोकार्पण आज करेंगे मुख्यमंत्री खुद। और इनमें देखिए 5,000 से ज़्यादा स्वास्थ्य केंद्र जो बने हैं, PSC जिसको कहते हैं, उसकी शुरुआत होगी, उसको करेंगे वर्चुअली। और इसके अलावा 15 BSL लैब भी बनाई गई है, तो उसकी भी शुरुआत हो रही है। साथ ही साथ एक मंत्रा ऐप यानी मातृ शिशु ऐप जो है उसकी भी आज से शुरुआत होगी, यानी उस ऐप को भी मुख्यमंत्री लॉन्च करेंगे। तो ये कार्यक्रम शाम 4 बजे से मुख्यमंत्री आवास पर रखा गया है। उसके बाद जो बात आपने कही कि सभी वर्गों को लुभाने की कोशिश हो रही है, किसान हो, नौजवान हो, महिलाएं हो, पिछड़ा हो, दलित हो, उसी के साथ साथ व्यापारियों को कैसे साथ लाया जाए, इस पर भी बीजेपी का फोकस है। और ये माना जाता है कि जो व्यापारी वर्ग है वो कहीं ना कहीं, जो वैश्य समाज है, वो बीजेपी का कोर वोट बैंक माना जाता है। जो बीजेपी का व्यापार प्रकोष्ठ है उसने इस व्यापारी प्रतिनिधि सम्मेलन का आयोजन किया है। 6 बजे मुख्यमंत्री उसमें भी शामिल होंगे और इस कार्यक्रम में जो भी व्यापारी रहेंगे उन्हें संबोधित करेंगे। जाहिर सी बात है, 4.5 साल में सरकार ने किस तरीके से व्यापारियों के हितों की रक्षा की है, किस तरह से तमाम सारी योजनाओं को लॉन्च किया है, किस तरीके से व्यापारी कल्याण बोर्ड का गठन किया है, इन सारी बातों का जिक्र मुख्यमंत्री उस कार्यक्रम में करेंगे। जी, बहुत शुक्रिया अनुभव आपका तमाम जानकारी के लिए। नीरज, आपका भी बहुत शुक्रिया तमाम जानकारी के लिए। और चलिए आगे बढ़ेंगे। अब लखनऊ से आपको एक बड़ी जानकारी दे दे। मिशन 2022 को लेकर लगातार एक के बाद एक कार्यक्रम देखने को मिल रहा है और मिशन 2022 को लेकर जातियों को साधने में भाजपा जुटी हुई है। प्रदेश के सभी 75 जिलों में भाजपा दलित पिछड़ा सम्मेलन करने जा रही है और 15 दिसंबर से हर जिले में सामाजिक प्रतिनिधि सम्मेलन की शुरुआत भाजपा करेगी। 202 सम्मेलनों की बीजेपी की तैयारी है और 21 दिसंबर तक प्रदेश के सभी 75 जिलों में दलित पिछड़ा सम्मेलन भाजपा करेगी। तो हर वर्ग को साधने की कोशिश हो रही है और इसी कड़ी में ये कार्यक्रम बेहद अहम है। 15 दिसंबर से हर जिले में इस कार्यक्रम का आयोजन किया जा रहा है और मिशन 2022 को लेकर जातियों को साधने में भाजपा जुटी हुई है। प्रदेश के सभी 75 जिलों में भाजपा दलित पिछड़ा सम्मेलन करने वाली है और इसके लिए खाका तैयार कर लिया गया है। 15 दिसंबर से समय तय किया गया है। 202 सम्मेलन करने की बीजेपी की तैयारी है। और अब खबर उन्नाव से है, जहां उन्नाव पहुंची केंद्रीय मंत्री साध्वी निरंजन ज्योति ने सभी राजनीतिक दलों पर जमकर निशाना साधा। साध्वी ने अखिलेश यादव पर निशाना साधते हुए कहा कि पहले अखिलेश यादव जनता से माफी मांगे। साध्वी ने कहा कि मुलायम सिंह ने कार सेवकों पर गोलियां चलवाई थीं और अपने पिता के किए गए कर्मों की माफी अखिलेश यादव मांगे। केंद्रीय मंत्री ने प्रियंका गांधी पर भी निशाना साधते हुए कहा कि प्रियंका पहले राजस्थान में महिलाओं को न्याय दिलवाए। केंद्रीय मंत्री ने अपने बयानों से विपक्षी दलों पर जमकर निशाना साधा। और अब खबर बाजपुर से है, जहां बाजपुर में कांग्रेस नेता यशपाल आर्य की गाड़ी पर हमला हुआ है। आरोप है कि ये हमला पूर्व जिला पंचायत सदस्य कुलविंदर सिंह किंदा के समर्थकों ने किया है। इस दौरान यशपाल आर्य और उनके पुत्र संजीव आर्य की गाड़ी पर लाठियां बरसाई गई। इसी को लेकर यशपाल आर्य और संजीव आर्य के साथ सैकड़ों की संख्या में समर्थक कोतवाली में धरने पर बैठ गए। बताया जा रहा है कि बाजपुर में राम भवन धर्मशाला में यशपाल आर्य के
समर्थन में सैकड़ों लोगों को कांग्रेस की सदस्यता ग्रहण करनी थी, मगर उससे पहले ये विवाद हो गया। देखिए, विवाद की तस्वीर भी आपको दिखा रहे हैं। तो कांग्रेस नेता यशपाल आर्य पर हमला किया गया। कुलविंदर सिंह के समर्थकों पर आरोप लगा है। हालांकि इस मुद्दे को कांग्रेस बड़ा बना रही है और आज सीएम आवास का घेराव करने का भी प्लान है। बताया जा रहा है कि यशपाल आर्य और उनके बेटे के काफिले पर हमला किया गया। पहले काले झंडे दिखाए गए, गाड़ी के ऊपर लाठियां बरसाई गई और यशपाल आर्य का कहना है कि ये सब साजिश है, ये सोची समझी साजिश है। लेकिन सरकार का कहना है कि गंभीरता से ये लिया जा रहा है, सुरक्षा का ये मसला है और इस पूरे मामले पर कार्रवाई होगी। और चलिए इसी से जुड़ा एक बड़ा अपडेट आपको दे दें। देहरादून से बड़ी जानकारी यह है कि यशपाल आर्य पर हुए हमले पर सियासत गर्मा गई है। कांग्रेस आज हमले के विरोध में प्रदर्शन करेगी। दोपहर 12 बजे सीएम आवास के बाहर धरने पर कांग्रेसी बैठेंगे और पूर्व मुख्यमंत्री हरीश रावत, प्रदेश अध्यक्ष गणेश गोदियाल इस प्रदर्शन में मौजूद होंगे। नेता प्रतिपक्ष प्रीतम सिंह भी मौजूद होंगे। प्रभारी देवेंद्र यादव समेत अन्य कांग्रेस के बड़े नेता धरने पर बैठने वाले हैं आज और सरकार का विरोध जताएंगे। तो चलिए एक बार फिर से खबरों के सिलसिले को आगे बढ़ाते हैं। यूपी टीएटी परीक्षा का पेपर लीक कांड हर रोज नए चेहरों को बेनकाब कर रहा है और जैसे जैसे जांच आगे बढ़ती जा रही है वैसे सफेद पोश चेहरों से नकाब हटता जा रहा है। पेपर लीक कांड में यूपी के परीक्षा नियामक प्राधिकारी सचिव संजय उपाध्याय का चेहरा सामने आया है, जिसके बाद संजय उपाध्याय को सस्पेंड कर दिया गया है। आपको बता दें कि यूपी टीटी पेपर लीक कांड की जांच में नोएडा के एक होटल का सीसीटीवी फुटेज पुलिस के हाथ लगा है, जिसमें परीक्षा नियामक प्राधिकारी सचिव संजय उपाध्याय और पेपर छापने वाली कंपनी आरएसएम फिनसर्व के डायरेक्टर राय अनूप प्रताप के बीच मुलाकात का ये वीडियो है, जिसमें दोनों के बीच करीब 1.5 घंटे से ज्यादा वक्त तक बातचीत हुई है। ये वीडियो फुटेज 23 नवंबर की बताई जा रही है और जिसके 3 दिन बाद यानी कि 26 नवंबर को कंपनी को पेपर छापने के वर्क ऑर्डर दिए गए थे। सीसीटीवी फुटेज सामने आने के बाद आरोपी संजय उपाध्याय को सस्पेंड कर दिया गया है। उधर सिंघू बॉर्डर पर कल संयुक्त किसान मोर्चा की अहम बैठक हुई और मीटिंग के बाद सरकार के साथ बात करने के लिए संयुक्त किसान मोर्चा ने 5 नेताओं की कमेटी तैयार की है। कमेटी में बलबीर राज्यपाल होंगे, गुरनाम सिंह चढ़ूनी होंगे, शिव कुमार कक्का होंगे और युद्धवीर सिंह के साथ ही अशोक धवले के नाम शामिल किए गए हैं। किसान आंदोलन के भविष्य की राह तय करने को लेकर सिंघू बॉर्डर पर शनिवार को हुई संयुक्त किसान मोर्चा की बैठक के बाद किसान नेता राकेश टिकैत ने कहा कि भारत सरकार से बात करने के लिए 5 सदस्यीय कमेटी बनाई गई है। सरकार से बात करने के लिए ये अधिकृत बॉडी होगी। संयुक्त किसान मोर्चा की अगली बैठक 7 दिसंबर को दोबारा से सिंघू बॉर्डर पर 11 से 12 बजे के बीच होगी। प्रदर्शनकारी किसान सरकार से एमएसपी गारंटी कानून की मांग कर रहे हैं। उनका कहना है कि ये मांग पूरी हुए बिना किसान पीछे हटने वाले नहीं हैं। प्रदर्शनकारियों में राजस्थान, हरियाणा और पंजाब के किसान शामिल हैं। संयुक्त किसान मोर्चे की शनिवार की बैठक में किसान आंदोलन के दौरान किसानों की मौत, किसानों पर मुकदमे वापस लेने और लखीमपुर खीरी की घटना पर भी विस्तार से चर्चा की गई। मेरी व्यक्तिगत जो राय है, 54 कमेटियां बनी है आजादी के बाद, एक भी कमेटी का पालन नहीं होता है। एक लाइन का कानून बनाने के लिए कमेटी की आवश्यकता क्या है? सरकार जो मूल्य आयोग है उसको संवैधानिक दर्जा दे दे, संवैधानिक दर्जा दे दे, वो सभी राज्य सरकारों के लिए बाध्य होगा और वो जो 2 मेंबर हैं उसके पूरे 5 मेंबर कर दे। उसमें यही है कि सरकार लिखित जो कुछ भी देना है वो लिखित दे, कमेटी की मांग भी लिखित करे। सरकार लिखित कुछ नहीं कर रही है। हमने जो लिखित पत्र दिया है उसका जवाब हम लिखित में चाहते हैं। बैठक तो ठीक रही, निर्णय लिए गए कि आंदोलन जारी रहेगा और एक कमेटी बना दी 5 लोगों की। वह कमेटी बातचीत करेगी भारत सरकार से। दोबारा फिर मीटिंग रखी है हमने साथ। एमएसपी पे बात करेगी, जो मुकदमे दर्ज है उस पर बात करेगी, जो ट्रैक्टर यहाँ पे है उस पर बात करेगी, लखीमपुर खीरी की घटना पर बातचीत करेगी, जो शहीद हमारे किसान हुए हैं उनको कंपनसेशन की बात करेगी।